अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं सर रफ़ीक बात कर रहा हूँ, रफ़ीक बलोच। आज हमने फ़र्स्ट ईयर का 12वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसका कम्बिनेशन चैप्टर 2 के साथ है। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक इसमें से MCQs भी बनेगा। इस चैप्टर को भी आपने साथ साथ तैयार करना है। टेस्ट जैसे मैं पहले लेता रहा हूँ, अब भी उसी हिसाब से टेस्ट मैंने लेने हैं। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, उसका मैं टेस्ट ले लूँगा और साथ साथ आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करते रहें। चैप्टर शुरू में जो है इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। न्यूट्रिएंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन न्यूट्रिएंट या डिफाइन न्यूट्रिशन आती है, या दोनों में से आ जाता है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन को। तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और वो फिर हमारी बॉडी जो है उससे मेटाबॉलिक रेट या हमारा जो मेटाबॉलिज्म्स है उसको कंट्रोल करती है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट से हम एनर्जी भी हासिल करते हैं। ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया, इनसे हमें एनर्जी हासिल होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी तो नहीं देते, जैसा कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें वाटर हो गया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसके अंदर मिनरल्स हो गए, उसके अंदर साल्ट हो गए और उसके अंदर विटामिन्स हो गए। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे न्यूट्रिएंट को, तो इसकी मैं साथ में रीडिंग भी साथ कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट इज़ द फूड और एनी सब्सटेंसेस, खुराक या कोई ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं डेट सप्लाइज द बॉडी विद एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स जो हमें प्रोवाइड करती हैं, और वो एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म्स के लिए ज़रूरी होते हैं। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, इनसे हमें एनर्जी हासिल होती है, यानी कि ATP हासिल करते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स जैसा कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, मिनरल हो गए और विटामिन्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड होगा, आयन की शक्ल में होते हैं। आर इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म्स के लिए ज़रूरी हैं। अगर न्यूट्रिशन को देखें, न्यूट्रिशन क्या होती है, तो वो तमाम अवामिल, वो तमाम प्रोसेस जो न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें इनटेक ऑफ फूड आता है, डाइजेशन ऑफ फूड आता है, उसके बाद एजिमिलेशन या उसका इस्तेमाल आता है, सर्कुलेशन आती है। तो ये जितना प्रोसेस फूड को हमारी बॉडी में उसको लेके खाने से लेकर एजिमिलेट करने तक, उसको बॉडी का हिस्सा बनाने तक इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम प्रोसेस को कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहलाते हैं या ये न्यूट्रिशन कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द टेकिंग इन, खुराक लेना, एंड यूटिलाइजेशन, और उसका इस्तेमाल, ऑफ एलिमेंट्स बाय विच ग्रोथ, जिसके ज़रिए हमारी ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है, हमारा वज़न बढ़ता है। रिपेयर, हमारी बॉडी जो टूटी फूटी होती है, कोई सेल टूट जाते हैं, कोई ज़ख़म हो गया, उसको बहाल करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो हम खाते पीते चलते फिरते काम करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और इनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ये इसको प्रोवाइड करते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर अकम्प्लिश्ड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, जिससे ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन जो है, देयर आर 2 जनरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस की 2 टाइप्स हैं हमारे पास जो जनरली देखी जाती हैं। एक होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इन दोनों की भी आगे शॉर्ट क्वेश्चन इनका अलग आता है कि डिफरेंशिएट करें इन दोनों को, या फिर इसमें आता है कि अलग-अलग से व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या व्हाट आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं।
CO2 को इस्तेमाल करते हैं, H2O को इस्तेमाल करते हैं। CO2 और H2O एनवायरनमेंट से लेते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बना सकते हैं, और फिर ग्लूकोज से आगे सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वो बाद में वो बना लेते हैं। तो इस तरीके से वो पौधे या वो जितना भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं वो कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं ये वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से, और वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह भी सकते हैं क्योंकि उनको खुराक वहीं से यूज़ करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को खुराक इस्तेमाल करते हैं और उसे वहाँ से ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं। Autotrophic organisms can manufacture their own food या ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, और वाटर को फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह ये उसमें से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं कैन एग्जिस्ट इन एन एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, ये इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लिहाजा उनको प्रीपेयर्ड फूड के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के अंदर नहीं रह सकते जब तक वहाँ पर ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट या उनको फूड ना मिल जाए। जब उनको फूड की सप्लाई होगी तो वहाँ पे वो रह सकेंगे, और इसकी एग्जांपल्स में तमाम जो एनिमल्स हैं वो शामिल हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं फ्राम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्राम द एनवायरनमेंट से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली, सो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, इस वजह से वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, and obtained their organic molecules from the environment in the form of food, और environment वो ऑर्गेनिक फूड से ही जो है वो हासिल कर सकते हैं, जी प्रीपेयर्ड फूड होती है जो पौधे बनाते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ मिनरल्स हैं जिसमें वो साल्ट हैं वो कैसे हासिल करते हैं, वो कहाँ से हासिल करते हैं, या उनका क्या क्या इसके अंदर जो है वो रोल होता है, तो इसके अंदर डिस्कस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ अगला जो टॉपिक है डेफिशिएंसी वो भी इसी के साथ शामिल होता है। इस टॉपिक में से आप लोगों ने MCQs भी ज़रूर करने हैं। ये पहला है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं। इसमें पहले जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे शामिल किए गए हैं जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स वो हैं जो ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होने वाले कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो दो ही हैं, एक वाटर इस्तेमाल होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंपाउंड हैं। अगर इनको देखें तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, तो जो है एक कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये तीन जो एलिमेंट हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये प्रीडोमिनेंट हैं प्लांट्स के लिए, और ये पौधे को जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवा से मिलती है और वाटर उसको जो है वो सॉइल से या जहाँ रहता है वहाँ से वो वाटर हासिल करता है। तो इनमें जो एलिमेंट शामिल होते हैं वो तीन ही एलिमेंट शामिल हैं। जनरली ऑल ऑटोट्रॉफिक आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक दोनों सेम ही हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हीं को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स नीड CO2, वो CO2 इस्तेमाल करते हैं, और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लूकोज, उससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज बनाते हैं। CO2 एंड H2O, CO2 और H2 दोनों जो हैं सप्लाइज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे और कार्बन करेंगे, विच आर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स। लेकिन क्या यही हिस्से होते हैं प्लांट्स के?
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितना प्लांट की बायोमास या जितना उसका बॉडी बनी होती है, लीफ हैं, स्टेम है, फ्रूट हैं, सारी चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर कुछ और भी एलिमेंट्स शामिल होते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो हमने इधर दिए हुए हैं अदर एलिमेंट्स के नाम से। मैंने इसमें हेडिंग दिया हुआ है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, उनका पौधे की ग्रोथ के अंदर क्या रोल है और वो कहाँ से हासिल होते हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए या उनकी कमी हो जाए तो उसका पौधे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये मैंने नीचे हेडिंग्स के साथ इसको जो है वो वजाहत की हुई है इसकी। पहले है इसमें अदर एलिमेंट्स में कि देयर आर मैनी अदर एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं डैट एंटर्स इनटू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स के हिस्से होते हैं, प्लांट्स की कंपोजिशन में शामिल होते हैं। विच आर गिवन बिलो, कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जितना भी न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं वो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स शामिल होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो इज़ द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड का हिस्सा होता है, प्रोटीन्स का होता है, और बहुत सारे एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो प्रोटीन के ही कंपाउंड शामिल होते हैं जो प्रोटीन इनमें मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है इसके साथ दूसरा फास्फोरस है कि जी फास्फोरस को अगर देखें तो फास्फोरस क्या है या पौधे के लिए क्या काम करता है। फास्फोरस इज़ प्रेजेंट इन ATP, ये ATP में मौजूद होता है, यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या एक न्यूक्लियोटाइड है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका एब्रीविएशन है, और ये हिस्सा होता है न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि यही जो ADP या ATP या AGP या मतलब है वो जो है वो गवानिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, या बाकी जितना न्यूक्लियोटाइड हैं 4 तरह के, वो सारे मिलके या तो वो DNA बनाते हैं या वो फिर RNA बनाते हैं। तो ये DNA और RNA जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड हैं, तो इन्हीं के अंदर भी फास्फोरस होती है एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा भी बेशुमार कंपाउंड्स हैं जो फास्फोरस जिसके अंदर शामिल होती है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ख़ास तौर पर ये हिस्सा होता है क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, और आपको पता है कि पौधा क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये जो ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो मैग्नीशियम मौजूद होता है। मैग्नीशियम अगर नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगी, अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपनी खुराक नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधे के लिए भी, और जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। कुछ और हैं जैसा कि इसके साथ आयरन आ जाता है, तो आयरन इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आयरन एक बहुत ही अहम कंपोनेंट्स है ऑफ द साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, यूज़ इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होते हैं, जिसके बदले हमें ख़ास तौर पर जो है वो एनर्जी हासिल होती है, ATP की फार्मेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होती है, या हमारी जो ऑक्सीडेशन होती है खुराक की वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से होती है। उसके बाद है कि इनकी जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी मैंने 4 बताए हैं, इनकी कहाँ सोर्स होती है। तो साफ ज़ाहिर है कि ना तो ये हवा में होते हैं और ना ही ये पानी के अंदर होते हैं। तो ये इनकी जो मेन सोर्स है वो है सॉइल, ये वसाइल ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम ज़मीन से ही इनको हासिल कर सकते हैं। और अगर ज़मीन के अंदर पौधे बार बार लगाए जाएँ, क्रॉप्स बार बार लगाए जाएँ, फसलें जो है वो बार बार रिपीट की जाएँ, तो साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो है इन मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब कमी हो जाएगी और उसको हम बहाल नहीं करेंगे, उसको दोबारा जो है वो उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो साफ ज़ाहिर है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ जो है वो उसे इफ़ेक्ट करेगी। इसके अंदर जो है एलिमेंट्स के अंदर जो ख़ास तौर पर शामिल हैं वो हैं इसके अंदर सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन की या फास्फोरस या मैग्नीशियम वगैरह सॉइल में मौजूद होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स, भाई इनकी अहमियत क्या होती है। क्रॉप्स फेल टू फ्लोरिश, ये बढ़ने से रुक जाती हैं इफ़ ग्रोन रिपीटेडली, अगर इनको हम ग्रो ना करें, मतलब ग्रो रिपीटेडली, अगर हम इसको बार बार ग्रो करें इन द सेम फील्ड अनलेस सॉइल इज़ रिप्लेनिश्ड विद
देयर न्यूट्रिएंट, जब तक हम उसे बहाल ना करें। रिप्लेस का मतलब इसको बहाल करना होता है। तो इसके साथ है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, तो हम उसको बहाल करते हैं मसनूई खादें डाल के, या उसके अंदर गोबर मैन्योर डाल के, या जो ये सीवेज वगैरह हो तो उसको ड्राई करके जो दूसरों स्लग कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। द फार्मर रिप्लेस दीज शॉर्टेज बाय स्प्रेडिंग एनिमल्स मैन्योर, उसमें गोबर को कहते हैं, या सीवेज स्लग जो है इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती हैं इन मैयड क्वांटिटी, ख़ास मकदार के अंदर, ओवर द फील्ड, जिस खेत को हमने इस्तेमाल करना होता है। सम केमिकल फर्टिलाइज़र्स दैट आर कॉमनली यूज इन पाकिस्तान आर यूरिया, उसके बाद सुपर फास्फेट है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट वगैरह ये शामिल की जाती हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा शामिल है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है और उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन प्लांट्स। द डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स काजेज़ सीरियस डिजीज़ शोइंग क्लियर सिम्टम्स, और उनकी अलामात भी बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। मसलन अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है उसमें, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन सॉइल रिजल्ट्स इन दी स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं नॉर्मल ना होना, रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ रोक देती है। एंड स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस, क्लोरोसिस कहते हैं क्लोरोफिल की जो है अब्सेंस या क्लोरोफिल का नाम बनना, क्लोरोसिस नहीं बनता है उसके अंदर, पार्टिकुलरली इन ओल्डर लीव्स, और ख़ास तौर पर ओल्डर लीव्स। तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ क्लोरोसिस होगा, लेकिन उन लीव्स में होगा जो ओल्डर लीफ होंगे। दूसरा है फास्फोरस की डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी काजेज़ स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट, ये रूट की ग्रोथ को रोक देती है। रूट की ग्रोथ, साफ ज़ाहिर है रूट की ग्रोथ रुकेगी तो ज़मीन से और ख़ुराक हासिल नहीं कर सकेंगे, वाटर वगैरह अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद पोटाशियम की डेफिशिएंसी होती है, सॉइल डेफिशिएंसी इन पोटाशियम काजेज़ लीफ मार्जिनस येलो, तो उसके जो लीफ के मार्जिन हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, एंड ब्राउनिश और ब्राउन इन कलर, एंड प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट, और पौधा जो है वो उसकी प्रीमेच्योर उसकी डेथ हो जाएगी। प्रीमेच्योर डेथ होने का मतलब फ्रूट आने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैग्नीशियम जो है ये, इसको अगर देखें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्या होगा, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काजेज़ क्लोरोसिस इन प्लांट्स, ये क्लोरोसिस करती है। तो ये MCQs, ये जितना भी चारों हैं इनकी डेफिशिएंसी, ये MCQs के लिए इस्तेमाल होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर ये पहला जो क्वेश्चन बताया है मिनरल इन प्लांट्स, तो उसी का ही ये हिस्सा है और आपने इसको ज़रूर उसके अंदर शामिल करने हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप और मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, आप इसको मुझे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो या आप लोगों को समझना है तो नेक्स्ट आप पूछ लेंगे। इसको अब मैं चाहे इसको ख़त्म करने वाला हूँ, ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, और अल्लाह हाफ़िज़।